मैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी उस टाइम पे, पढ़ाई भी करते थे, उसको भी कंटिन्यू करो। हम भी चाहते हैं कि मतलब आप आगे जाकर हम देखें कि हाँ सीए शुभम गुप्ता, और उसके बाद हम आपको एज ए स्टूडेंट आपकी वीडियोस देखें तो हम भी मोटिवेटेड फील करें कि हाँ इस बंदे ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर तय करा है। छोटा सीक्रेट कोई भी। सीक्रेट तो है बट मतलब मैंने ऐसे जनरल पब्लिक में शेयर नहीं करा, बट वैसे मेरे बहुत क्लोज लोगों को पता है, बहुत लाइक बहुत ही ज्यादा क्लोज। वो सीक्रेट ये है कि सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड शुभम एंड आल्सो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो आज है सेकंड एपिसोड जिसका आप सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप गेस करना कि नेक्स्ट गेस्ट कौन से होंगे, और मैंने एक हिंट भी दिया था जिसमें बताया था कि स्टार्टिंग लेटर ए है। तो बहुत लोगों ने गेस भी कर लिया था। प्लीज़ वेलकम सीए असफर खान। इनको जो स्टॉक भी फीचर किया था और इनके 100K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। बाकी कैसा लग रहा थी मेरे चैनल पे आके आपको? थैंक यू सो मच शुभम फॉर दिस इंट्रोडक्शन एंड यस, मैं भी वेट कर रही थी कब मैं आपके चैनल पे आऊँ। मेरी बात हुई थी बीच में जब आपके एग्जाम चल रहे थे, तो मुझे भी एक्साइटमेंट थी कि मैं एक बार आपके चैनल पे भी आऊँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट योर चैनल। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था कि आप कोई भी क्वेश्चंस पूछो, तो वही सारे क्वेश्चंस मैंने पिक करे और मैं उन्हीं से यही यही सारे सवाल पूछूंगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पे जो नए व्यूअर्स हैं उनको उनको पता चले कि आपके बारे में थोड़ा। ओके, तो हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस प्रशांत दिस साइड। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन एंड मैं यूट्यूबर हूँ बाय पैशन। मैं सीए मैंने क्लियर किया था इन मई 19 अटेम्प्ट। उसके बाद मुझे 2.5 साल से ऊपर का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मेरे यूट्यूब चैनल भी है, अगर आपने चेक करा हो तो उस पर भी करंटली 1,14,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं जोश टॉक्स पर भी फीचर हो चुकी हूँ, 3 मेरे टॉक्स गए हैं वहाँ पर। साथ में अनअकैडमी पे एजुकेटर भी होता है। आई थिंक यही सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट में। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं देन यू कैन आल्सो चेक आउट माय यूट्यूब चैनल, वहाँ से आपको सब आइडिया हो जाएगा। एंड जो हमने ऑलरेडी काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी भी जो स्टॉक वाली वीडियो भी देखी थी आपकी, और मैंने सबसे पहली वीडियो आपकी सीए जर्नी वाली देखी थी लॉकडाउन में। तो बहुत इंस्पायरिंग लगी थी मेरे को। तो हाँ, मैं एक्चुअली ये मोस्टली पूछ लोगों ने वही वीडियो देखी है मेरी, और उसी आई थिंक उसी वीडियो के थ्रू ज्यादातर लोग आए हैं। आपके जैसे आप हो वैसे काफी सारे लोग उसी वीडियो के थ्रू आए मेरे चैनल पे। यस यस। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि इस सीए वर्थ इट, क्या सीए वर्थ इट है करना? मतलब अगर हम अभी परस्यू करें तो वो क्या वर्थ इट होगा? मतलब अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा शेयर करें कि क्या इसकी अभी भी वैल्यू है। डेफिनेटली इसकी वैल्यू देखो क्या होता है ना, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इकोनॉमीज हैं, कैसे वो फंक्शन करती है कैसे नहीं। आई थिंक हर इंसान का गोल ये तो होता है कि वो पैसे तो कमाएगा ही, पैसे कमाएगा। ऑब्वियसली जब इंडिविजुअल पैसे कमाएंगे, कंपनीज पैसे कमाएंगी, तो कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करती है। तो मतलब फाइनेंस की एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी के बाद सारी फाइनेंस की एजुकेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो उसके बारे में हमें नॉलेज होती है। तो डेफिनेटली अगर जब तक लोग कमाएंगे तब तक सी का काम तो है ही। अगर लोगों ने कमाना बंद कर दिया तो आप कह सकते हैं कि सी का काम नहीं। तो जब तक लोग कमा रहे हैं उनको फाइनेंस को मैनेज करने के लिए सीए की जरूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली इट इज वर्थ इट। एंड स्पेशली जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है सोसाइटी में, आपके पेरेंट्स आप पर बहुत राइट ज्यादा राइट। प्राउड फील करते हैं। मॉनेटरी टर्म्स में भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। कुछ लोग इससे डिमोटिवेटेड हो सकते हैं कि मैंने फ्रेशर को 7 से 8 लाख कमाते हुए देखा है, मतलब 7-8 साल लगा के भी अगर कोई सीए इतना कमा रहा है तो इसकी कोई वैल्यू। बट ऐसा नहीं है। देखो इनिशियल पैकेज आप देखोगे तो आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, बट लॉन्ग रन की बात करो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इनिशियल पैकेज कुछ का अच्छा लग जाता है इन केस आपके अटेम्प्ट कम लगे, या फिर आपकी रैंक का फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर करा, या फिर आपकी रैंक अच्छी आ गई, तब आपका इनिशियल पैकेज भी अच्छा लगता है। इवन अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट दिए तब भी आपका पैकेज लगेगा, डिसेंट हम्म लग सकता है। बट आगे जो ग्रोथ के चांसेस है ना, वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना ज्यादा ग्रो करते हो अपने प्रोफेशन में। तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू तो है काफी ज्यादा। जैसे बहुत बहुत बच्चे बोलते हैं कि बहुत सारे सीएज हैं जिनके 20 से 30 हज़ार की जॉब लग रही है, तो इतना तो हम बीकॉम करके ही कर लेते हैं। बट उसमें ये चीज़ होता है कि सीए में फिर आगे आपको ग्रोथ मिल सकती है, बट बीकॉम में आपको एक रेस्ट्रिक्शन है कि आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती उसके आगे। तो इसलिए सीए एक बेटर है। तो एक और चीज़ है कि आपका जो आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस था वो कैसा था, वो ज़रा थोड़ा शेयर करेंगे कि क्या क्या उसमें डाउन साइड या फिर क्या क्या चीज़ें थी आपको डिफ़िकल्ट लगी। तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप ना मिड साइज फॉर्म से ही करी थी, बिग फोर से नहीं करी, पहली बात बता दूं। मिड साइज ये फॉर्म से करी थी मैंने, करोल बाग दिल्ली में।
तो वहां पर मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली हमारा जब मीडियोकर साइज की फर्म होती है ना, तब आपको सारी फील्ड से एक्सपोजर मिलता है, टैक्स, अकाउंटिंग, ऑडिट वगैरह का। सबसे ज्यादा ऑडिट का मिला था मुझे। तो डेफिनेटली मुझे वहां पर काफी सारी चीजें जानने को मिली। और मैं इंट्रोवर्ट थी बहुत ज्यादा। आर्टिकलशिप से पहले लाइक मैं ऐसी थी, मैं बात नहीं करती थी, मैं बहुत ज्यादा बात करने में हिचकिचाती थी नए लोगों से। लेकिन जब आप आर्टिकलशिप में जाते हैं, आपकी प्रॉपर टीम होती है, आपके कलीग्स होते हैं, आपके सीनियर होते हैं, आपको क्लाइंट फेस पे जाना पड़ता है, तो आपको बात करना स्टार्ट करना पड़ता है। वहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। और ऑब्वियसली नॉलेज तो मिलती है, आपका काफी सारा वर्किंग एक्सपीरियंस भी मिलता है आपको। उसके अलावा भी पर्सनल प्रोफेशनल, आई थिंक दोनों ही तरीके के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना आर्टिकलशिप में, वो बहुत ज्यादा काम आते हैं आगे जाके। और रिसेंटली मैंने एक अपने इंस्टाग्राम पे एक रील भी शेयर करी थी अबाउट माय आर्टिकलशिप। तो मैं तो अभी तक अपने आर्टिकलशिप हाँ के जी, दिनों हाँ को जी, बहुत ज्यादा याद मैंने भी करती हूँ। देखी थी हाँ वाली हाँ, रील। क्योंकि उस स्टेज में, हाँ, उस स्टेज में ना बहुत सारे आपके दोस्त बनते हैं और बहुत मजा आता है। मतलब सबसे ज्यादा हेक्टिक मैं बताऊं कि पूरा आपकी सीए जर्नी का सबसे ज्यादा हेक्टिक वो आर्टिकलशिप वाला फेज ही होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मेमोरेबल, मतलब आप आगे जाकर ना उन्हीं दिनों को याद करने वाले हैं कि कितना हम मेहनत करते थे, इसके साथ साथ फन भी करते थे, हम क्लासेस भी लेते थे, हम पढ़ाई भी करते थे, हम काम भी करते थे। वो सारे दिन आपको याद आने वाले हैं आगे जाकर। और ना एक किसी बच्चे का डाउट आया कि आप तो अब सीए बन चुकी हो और आप अभी भी अपने आर्टिकलशिप के दिनों को सोच के ऐसे सोच रहे हो कि वो दिन कितने अच्छे थे। तो मैंने यही बताया कि आप चाहे लाइफ में कितना ही आगे क्यों ना चले जाए, आपकी जो स्टूडेंट फेज होती है ना, वो बेस्ट होती है। अभी जो आप जब आगे जाके सीए बन जाओगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको भी यही चीज लगने वाली है आगे जाकर कि मेरे वो स्टूडेंट वाले दिन बहुत अच्छे थे, क्योंकि तब हमारे पास यही टेंशन होती थी कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी सारे इश्यूज चलते रहते हैं। बट स्टूडेंट वाला फेज, चाहे आपने कमा रहे हो चाहे नहीं कमा रहे हो, चाहे जैसा भी हो, बट वो बेस्ट फेज होता है। अभी मैं सीए बनने के बाद अगर ये चीज कह सकती हूँ, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम चीज फील करते हैं। मेरा आर्टिकल का एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, अप्स एंड डाउन दोनों ही लगे रहते थे। बट या दोज वर द मेमोरेबल डेज ऑफ माय लाइफ। आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जब उस फेज में होते हैं ना तो उसका उसकी वैल्यू पता नहीं चलती, बट जब बाद में हम उस चीज़ को याद करते हैं ना, वो सोचते हैं कि काश वो टाइम दोबारा आ जाए। ऐसी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार स्कूल में काश दोबारा स्कूल में वही चीज़ हो, मतलब वहीं फ्रंट डेस्क से बैठे और मैम आई फिर वो, तो वो अब याद आता है कि काश उस समय को कोई रोक लेता है, फिर कुछ अच्छे से एंजॉय कर लेते। तो ये होता है काफ़ी। हाँ, मैं अकेडमी पे सेशन लेती हूँ, तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि वो दिन कितने अच्छे थे जब मैं स्टूडेंट होते हुए मैं दूसरों को लेक्चर सुनती थी या देखती थी, मुझे मजा आता था। जी। टीचर्स स्टूडेंट का रिलेशन ऑब्वियसली बहुत प्योर होता है, तो मुझे क्लासरूम में बैठना बहुत अच्छा लगता था। अपने फ्रेंड्स के साथ में डेस्क पर बैठी हूँ, सामने टीचर पढ़ा रहा है, तो वो माहौल बहुत अच्छा होता था। अभी भी मैं मिस करती अपने स्कूल डेज को, क्लासेस को, कोचिंग को, आर्टिकल को, सब चीजें मुझे बहुत याद आती है। अब एक और चीज़ अभी अभी आई है कि जो न्यू चेंजेस हो रहे हैं, जो भी सीए करिकुलम में हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि जो भी सब्जेक्ट का मर्जर हुआ है या फिर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिड्यूस हुई है, तो उस केस में आपका क्या कहना है? देखो, सब्जेक्ट्स ना कम नहीं हुए, बस ये है कि कहीं से उठा के कहीं पे डाल दिया उन्होंने। आपको हम्म। काफी सारी चॉइसेस मिल रही हैं। अगर मैं पूरा ओवरऑल न्यू कोर्स की बात करूँ ना, तो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा, काफी सारी अच्छी चीजें हुई है इसमें। कुछ एक दो जगह मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे काफी सारी अच्छी चीजें लगी। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को 2 साल का किया, वो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, क्योंकि मैंने भी आर्टिकल के दौरान ये चीज फील करी थी कि जो आप 3 साल में करते हो, अगर आप लग के करोगे ना, तो आप 1.5 से 2 साल में आराम से वो सारा कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। आपको 3 साल पूरे लगाने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इस पूरे 2 साल को ना एग्जामिनेशन फ्री कर दिया उन्होंने, कि आप इस टाइम के दौरान हम्म। सीए फाइनल के या फिर सीए के एग्जाम नहीं दे पाएंगे, जो मुझे चीज अच्छी लगी, क्योंकि 2 साल आप टोटली डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अगर आप आगे जाकर अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हो तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। स्टाइपेंड मुझे लगा कि थोड़ा और इम्प्रूव, थोड़ा और बढ़ सकता था। इन्होंने 100% इंक्रीज करा, मतलब दुगना करा, हम्म। बट इससे और ज्यादा हो सकता था। ये चीज मुझे थोड़ी सी फील हुई। बट मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जो ऑनलाइन मॉड्यूल्स उन्होंने दिए ना सेल्फ स्टेज वाले, उसमें जो मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 4, इसमें बहुत सारी हम्म। चॉइसेस दी है। मतलब लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आपने कभी भी पहले सीए में फिलोसफी, उसमें साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी कॉम्पिटिशन वगैरह। इंडिया नहीं पढ़ा था। राइट, राइट। हाँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीजें। मतलब एक सब्जेक्ट इसके ऊपर होना मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज है। थर्ड मॉड्यूल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर फॉरेंसिक ऑडिट में जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मुझे मल्टीपल ऑप्शन देख के मुझे अच्छा लगा कि हाँ, लोग अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना इंटरेस्ट देख सकते हैं, कहाँ पर उनको इंटरेस्ट आ रहा है। इसकी वजह से आगे जाके ना जॉब प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होने वाली है। कि मतलब ये नहीं कि सीए सिर्फ टैक्स का काम करेगा, सीए तो सिर्फ ऑडिट का काम करेगा, सिर्फ अकाउंटिंग का काम करेगा। उनके लिए फील्ड बहुत ज्यादा, जॉब रोल बहुत सारे अलग अलग आने वाले हैं।
तो मुझे चीज उसमें काफी अच्छी लगी। ग्लोबल लेवल पर जा रहा है हमारा सीए। अभी तक क्या है, आप सीए बनने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, जॉब करते हैं, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं बाहर जाकर प्रैक्टिस करूँ या फिर जॉब करूँ, तो वहां पर इशू आ सकते हैं, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज ना आपसे फिर एंट्रेंस एग्जाम मांगती है या फिर सर्टिफिकेशन मांगती है कि आप तभी लेकर फिर इंडिया का सीए यहाँ पर अप्लीकेबल हो सकता है। तो अब क्योंकि ग्लोबल सीए हो जाएगा, तो हमें अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा चेंज लगा मुझे ओवरऑल। सीए सिर्फ टैक्स के लिए या फिर ऑडिट के लिए नहीं, मैंने सीए है तो वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। डेफिनेटली। और एक ना आप ना, एक मुझे डाउट ये भी आया था कि क्या हम स्टार्टअप कर सकते हैं। डेफिनेटली आप स्टार्टअप कर सकते हो। इसके दौरान आपको इतनी सारी नॉलेज हो जाएगी ना, आप खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, खुद का स्टार्टअप बना सकते हो। बोर्ड के जो है हमारे फाउंडर, वो भी एक सीए हैं, हम्म। तो उनके जैसे आप भी बन सकते हो। देयर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, मैंने जिसका बताया कि यस काफी यस। पॉपुलर हुए थे बीच में वो। तो हाँ, डेफिनेटली आप अपना स्टार्टअप भी कर सकते हो सीए बनने के बाद। कोई कोई ये बोलता है कि अगर आपको स्टार्टअप ही करना था या फिर बिजनेस ही करना था तो आपने सीए ही क्यों करी, आपने सीए में फिर आपने 4-5 साल या फिर 6 साल क्यों करे। तो वो होता है कि पहले हमको इतनी नॉलेज इतने अच्छे नहीं होते कि हम स्टार्टअप स्टार्ट कर लें या फिर कुछ और स्टार्ट कर लें, बट जो सीए वो इतनी नॉलेज हमें प्रोवाइड कर देता है कि बाद में हम कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक कमेंट आया था, उसने पूछा था कि अगर आप सीए आपने परस्यू कर लिए तो एक प्लान भी या फिर कोई बैकअप प्लान होना चाहिए क्या, क्योंकि ये बहुत ही सुनने वाली बात होती है कि एक आपका कोई गोल है तो आपको गोल अचीव ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, बट कुछ सिचुएशंस होती हैं कि अगर जो स्टूडेंट है वो पास नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ चीज़ों की वजह से वो फेल हो रहा है, तो क्या हमें किसी और चीज़ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ओपिनियन शेयर करती हूँ। एक्चुअली मुझे भी एक टाइम पे ऐसा फील हुआ कि क्या मैं किसी और चीज की तरफ जाऊं या फिर नहीं जाऊं। उस टाइम पर किसी बड़े ने मुझे बताया कि अगर आपके पास प्लान बी आप सोच रहे हो, दैट मीन्स कि आप प्लान ए पर पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं हो। मतलब आप प्लान ए है आपके माइंड में, बट उसकी तरफ आप 100% डेडिकेटेड नहीं हो, इसलिए आपके दिमाग में वो प्लान बी का ऑप्शन आ रहा है। मुझे वो चीज हिट कर गई एंड उसके बाद मैंने और ज्यादा मेहनत करनी स्टार्ट करी। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे करना है तो सीए करना, उसके बाद ही कुछ करना है, कि मतलब सीए बनना, उसके बाद जो कुछ मुझे करना है वो करूंगी। तो हाँ, ये चीज होती है कि डेफिनेटली आपको एक बैकअप माइंड में होना चाहिए। कोई इंटरेस्ट हो सकता है आपका, या फिर आपको कोई और पैशन हो सकता है कि हाँ, ये चीज है, अगर सीए मेरा काम नहीं करेगा तो मैं इस चीज में चला जाऊंगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सीए में थोड़े लेनेंट हो जाए या फिर इसकी तरफ फोकस दिखाना बंद कर दे। अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट लग जाए, देन आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये चीज है, मैं और जो ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं एट द टाइम, देन डेफिनेटली इस पर पूरा फोकस चाहिए होगा, क्योंकि आपकी 100% अटेंशन, 100% फोकस मांगता है इसलिए, तभी जाकर आप ये बन पाते हैं। अगर डाइवर्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आपके माइंड में है कि मुझे कुछ और करना है और आप ये करें, पहले तो आपकी नाम में ये होती है कि मैं सीए बन जाऊं, उसके बाद चाहे मैं कुछ और स्टार्ट कर दूं, चाहे बिजनेस कर दो, चाहे आप सिर्फ यूट्यूब पर ही आ जाओ, चाहे कुछ और करना शुरू कर दो, आप ट्रैवल करना शुरू कर दो, कुछ भी कर दो। बट एक बार सीए बन गए ना, उसके बाद तो आपकी लाइफ में मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एक चीज निकालो, देन दूसरी चीज करनी स्टार्ट कर दो। वही कोई बच्चा मतलब पढ़ते पढ़ते इतना इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो सोचता है कि क्या यही मतलब कि यही लाइफ में लिखा था मेरे या फिर कुछ और लिखा था। तो इसी से रिगार्डिंग एक सवाल था कि क्या हम सीए के दौरान ही अपनी साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, मतलब अगर हमें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो क्या हम 3-4 साल उसको रोक के उसके बाद ट्राई करें या फिर थोड़ा थोड़ा हम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा, तो क्या हम साइड में स्टार्ट कर सकते हैं साइड साइड में। हाँ, आप साइड साइड में स्टार्ट तो कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगी कि आप सी इंटर तक आप साइड हसल कर सकते हो आराम से, ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे शुभम, आप भी आई थिंक सी इंटर में हो ना, तो यस। आप अभी यूट्यूब भी करो साइड में, तो आपको भी टाइम मिल जाएगा थोड़ा बहुत कि हाँ, आप साइड हसल कर दो, यूट्यूब कर लो या फिर कुछ और भी कर लो, वीकेंड पे कर लो। पर जब आप एक बार सीए फाइनल में आओगे ना, और जब आपके आर्टिकल मेनली स्टार्ट होंगे ना, तब आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप कुछ और भी करो। अगर आप इतना मैनेज कर सकते हो या फिर आपके वर्किंग आवर्स इतना ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं हो, तो आप 1-2 घंटा दिन में किसी और चीज को दे सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट, इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता आपका एक बार आर्टिकल जब स्टार्ट हो जाए ना, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, आपको पूरे दिन काम भी करना है। तो सी एंटर तक तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप बिल्कुल रोक के रखो कि करना ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर वो आगे जाकर बड़ा रूप बन जाते हैं। तो हाँ, बस ये होना चाहिए कि सीए को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आप इस वक्त सीए कर रहे हो, साइड हसल वाली जो चीजें उसको साइड में करते रहो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। बट बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो कि आप सीए को बिल्कुल भूल चुके हो और फिर इसी में आपका सारा फोकस जा रहा हो, तो ऐसा भी नहीं करना। तो आप कर सकते हो अप टू सीए इंटरमीडिएट, उसके बाद के फाइनल में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा बेसिकली। मतलब डिफ़िकल्ट तो बहुत होता है क्योंकि अभी आप मतलब जो भी इंटरव्यू प्लान हमने किया था तो उसके लिए मतलब मैंने अकाउंट्स की क्लास में अभी जस्ट देख कर आया हूँ, मतलब जो मेरी गूगल ड्राइव की क्लासेस होती हैं अकाउंट्स की, एडवांस अकाउंट्स की। तो डिफ़िकल्ट तो होता है बट आपके ऊपर मैटर करता है कि आप मैनेज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो।
क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो मतलब कि मज़े करते हैं मतलब फ्री टाइम में, बट मैं जो होता हूँ मैं अपना ही यूट्यूब मैनेज करने के लिए सोचता हूँ, तो ये चीज़ होती ऐसे है। ही होता है हमारा भी। मेरा भी एक्चुअली ऐसे ही, क्योंकि जॉब क्या होती है, जॉब आपकी मंडे टू फ्राइडे जॉब चल रही है, अभी भी जॉब का टाइम, बट थोड़ा सा मैंने टाइम निकाल के मैंने सोचा चलो शुभम का इंटरव्यू दे देते हैं। तो थोड़ा सा आपको खुद से टाइम मैनेज करना पड़ता है, मतलब आपको ये स्किल अपने अंदर लानी पड़ती है कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। पहले क्या होता था कि हम फ्री टाइम में तो हम फोन चला लिया, हमने कोई मूवी देख ली, कोई वेब सीरीज देख ली, या फिर कुछ हम्म। ऐसे एंजॉयमेंट वाली चीजें करते थे। अभी हमारा क्या है कि हमें पता है कि हमें दो काम मैनेज करने हैं साथ में, तो हम थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है ना तो हम इसमें ही लग जाते हैं। इवन मुझे भी कुछ हम्म। फ्री टाइम मिलता है ना, मैं आइडिया सोचने लग जाती हूँ, स्क्रिप्ट लिखने लग जाती हूँ, आप फिर मेरे टाइम साथ मिला भी तो यही है। शूट भी कर लिया। तो ऐसे ही करते हैं, मतलब आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर सच में दोनों चीजों की तरफ आप ना पैशनेट हो, तो थोड़ा बहुत आपको अपनी साइड से मैनेज करना ही पड़ता है। जो बच्चा जो 11th में या फिर 12th में और वो चाहता है कि सीए में आना, मतलब 11th में और कह रहा है कि 12 मतलब कि सीए में आना है, तो उसको आप क्या गाइडेंस दोगे कि आना चाहिए या फिर अगर इंटरेस्ट है तो आना चाहिए या फिर क्या? हाँ, देखो इंटरेस्टेड तभी आना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली आप काफ़ी सारे लोगों से सुनते हैं, क्योंकि जैसे मैं थी, मेरे को कोई गाइड गाइड करने वाला नहीं था, तब कोई भी मुझे सीए बोल देता था, मुझे लगता था कि अच्छी चीज़ होगी तभी तो बोल रहा है कि सीए कर लो। तो डेफिनिटली अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो फिर, और आपको लगता है कि हाँ, आपको इसके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 11th 12th के टाइम पर आप सीए वाला प्रेशर लेना शुरू कर दो। 11th और 12th को 11th और 12th की तरह ही करो। जो भी आप पढ़ रहे हो, लाइक फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपका मैथ्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, स्टैट्स होगा, अकाउंटेंसी होगी, 70-80% तो अकाउंटेंसी सेम ही आता है आपका। तो ट्राई करो कि ना 11th और 12th से आपका फाउंडेशन जो है ना बिल्डअप हो जाए, मतलब आपको आगे जाकर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जो भी कंसेप्ट पढ़ो, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जो भी कोचिंग में पढ़ो ना, उसको अच्छे से पढ़ो, उसी टाइम पर अपने डाउट क्लियर करो। मतलब कोई भी डाउट आगे आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट हो उसी टाइम पे क्लियर करो। अगर डाउट आ रहा है तो पूछो, कभी भी हिचकिचाओ मत। अगर आप चाहते हो कि ना आपके सारा कंसेप्ट क्लियर होता चले जाए, तो अभी 11th 12th में आप ट्राई करो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का। आपका एक बार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद सीए फाउंडेशन में आओगे, तो सीए फाउंडेशन में आपका आई थिंक 60% आपका वही 11th 12th वाला कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। थोड़े महीने की मेहनत के बाद आप सीए फाउंडेशन आराम से क्रैक कर सकते हो। बट एट द अगर आप 12th में स्पेशली, तो 12th के एग्जाम में बहुत फोकस करना, क्योंकि 12th के एग्जाम में ना आपके लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होते हैं। आप कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, कोई रेगुलर कॉलेज जाना चाहते हो, तो 12th की मार्क्स बहुत ज्यादा जब भी इंपॉर्टेंस कोई प्ले पूछता करता है है। तो बोलता है कि 12th में कितने थे, हाँ। तो हाँ, तो वही मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हम सीए फाउंडेशन के एग्जाम मई में है, 12th के मार्च में है, समझ नहीं आ रहा किसकी तैयारी करें किसकी ना करें। तो 12th पे ही फोकस करो, क्योंकि वो आपके लाइफ लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। सीए फाउंडेशन क्या है, 6 महीने बाद फिर से आ जाएगा, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट 12th आपका मेन है, वो आपका लाइफ लॉन्ग कैरी होने वाला है, तो उस पर फोकस करो। उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा एग्जाम देने का, फिर उसको सीए फाउंडेशन में लगाओ और उसको क्रैक करो। और एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक मतलब सब्सक्राइबर ने पूछा था कि ये तो ज़रूर पूछना कि जो हिंदी मीडियम से होते हैं, आई थिंक आप भी शायद हिंदी मीडियम स्कूल से थे, तो तो वो इंग्लिश मीडियम में सीए परस्यू करना चाहता है क्योंकि बाद में इंग्लिश ही यूज़ होनी है ज़्यादातर, तो वो कैसे कैसे शिफ्ट हो या फिर सीए के लिए परस्यू करे इंग्लिश मीडियम में, तो उसके लिए थोड़ा एडवाइस करें। अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आप चाहते हो कि सीए आप इंग्लिश मीडियम में करो, मैं तो बल्कि इसी को रिकमेंड करूंगी। हिंदी मीडियम देखो ठीक है, आपने स्कूल तक करी है, बट क्या है ना कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। अभी आप बाहर भी कहीं जाओगे, कहीं पे भी काम करना चाहोगे, इवन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में हो, तो आपस में इंग्लिश में ही बात करोगे, तो आपको इंग्लिश में बात करना फिर हिचकिचाहट फील होगी कि हाँ, ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ। थोड़ा सा आपको ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आप सी इंग्लिश मीडियम से करो। नहीं हो पा रहा है, देन मैं नहीं बोलूंगी कि हिंदी मीडियम वाले कम होते हैं, कम वो होते हैं, योग्य नहीं होते। डेफिनेटली वो भी योग्य होते हैं। बट अगर इंग्लिश में आपको लगता है कि हाँ आपको करना चाहिए, देन डेफिनेटली मैं तो इसी के लिए एनकरेज करूंगी। आपको ना बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग ना स्टार्टिंग नहीं करते, उनको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है कि मैं हिंदी से इंग्लिश में जा रहा हूँ, तो वो पहले ही डर जाते हैं, पहले वो बेबी स्टेप्स लेने से मना कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना। बेबी स्टेप्स लो, देखो न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश का, वेब सीरीज देखो विद सबटाइटल्स देखो, नॉवेल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, और जो भी जहाँ पर भी आपको कोई नया वर्ड लगता है, दिखता है, उसकी मीनिंग देखो। डिक्शनरी में तो डिक्शनरी तो चलो नहीं चल रही है, गूगल से देखो, उसको लिखो। धीरे धीरे करके ना आपको आना शुरू हो जाएगा, मतलब आप ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दोगे, आपको पता नहीं चलेगा कब आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ गए। सेम मेरे साथ हुआ था। हम्म। मुझे आई थिंक कुछ महीनों के अंदर ही मैं शिफ्ट हो चुकी थी, और मुझे ये जर्नी रियलाइज हुई, क्योंकि मैं इसको एक्चुअली एंजॉय कर रही थी। मुझे मजा आ रहा था कि हाँ चलो मैं फाइनली इंग्लिश में कन्वर्ट होना शुरू हो चुकी हूँ, और मुझे मजा भी आने लग गया था। तो बहुत बड़ा टास्क की तरह से मत देखो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन मैंने तो बैगर्स में, थोड़ा वैसा एग्जाम्पल है बट मैंने देखे हैं, वो जो बैगर्स होते हैं ना, वो आपसे भी कहीं बेहतर इंग्लिश बोलते हैं। कहीं टूरिस्ट प्लेस पर जाओ, वहां पर जो बैगर होगा ना, वो भी इतनी अच्छी इंग्लिश हम्म। बोलता है ना, कैसे वो पढ़ता नहीं, वो कोचिंग नहीं लेता उस चीज की, वो सिर्फ ऑब्जर्व राइट करता राइट। है
कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कैसे करके इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो उनके ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लेते हो। तो आप तो तब भी पढ़े लिखे हो, तो आप तो आसानी से कर सकते हो। थोड़े से बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करो अच्छी चीजों को, जो अच्छे से इंग्लिश में बोलता है उसको सुनो, उसकी वीडियोस को देखो, सब टाइटल्स वगैरह देखो, तो आप आसानी से कर लोगे। कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। पहले बात तो बड़ा टास्क की तरीके से देखना, इसको बंद करो, तभी थोड़ा सा आपको फिर इजी लगना शुरू होगा। और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी डाली है, अगर आप चाहकर देखना चाहो तो मेरी यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियोस हैं इसके ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हो। वो भी आई थिंक आपकी हेल्प कर ही देंगे। जो सीए फाउंडेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये होता है कि जो लॉ है या फिर कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसके नोट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि नोट्स बनाए, या फिर अगर बनाए तो कैसे बनाए, या फिर बुक से ही पढ़ें क्या, तो नोट्स कैसे बनाए और कैसे उसको करें रिवाइज वगैरह, तो वो थोड़ा आप बता दे दो। भी करते हो या फिर कोचिंग करते हो, तो आपने फर्स्ट रीडिंग तो करनी होती है। चाहे आप कोचिंग भी ले लो ना, कि आपने पूरे एक चैप्टर की कोचिंग ले ली, उसके बाद भी आपको खुद से फर्स्ट रीडिंग करनी होती है बिफोर नोट्स बनाने से पहले। क्योंकि अगर आप फर्स्ट रीडिंग नहीं दोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि इस चैप्टर में हुआ क्या है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, किस क्या क्या हेडलाइन हो सकती है, क्या क्या चीजें इसमें है। तो पहले तो फर्स्ट रीडिंग दो उस पूरे चैप्टर को, उसके बाद देखो कि उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, सब कॉन्टेंट देखो उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, और उसके बाद फिर देखना शुरू करो। मतलब उसके अंदर उस चैप्टर का नाम लिखो, उसके नीचे टॉपिक्स बनाओ, उसके बाद माइंड मैपिंग। मतलब आपको ना जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत सारे ना टॉपिक्स आपस में रिलेट होना शुरू हो जाएंगे। आपने फर्स्ट रीडिंग करी ना, उसके बाद में आपको समझ आएगा कि ये सब कुछ इससे रिलेटेड है, तो उसको अलग से लिख लो, सेक्शन नंबर लिखो, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, समराइज में लिखो, कीवर्ड लिखो, ज्यादा से ज्यादा उसको हाईलाइट करो। लिमिट बहुत सारी होती है, स्पेशली अगर मैं लॉ की बात करूँ, लॉ में आपको बहुत सारी लिमिट्स देखने को मिलेंगी, उसको हाईलाइट करो। कीवर्ड और लिमिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रीडिंग आप जब दोगे तभी आपको समझ आएगा। उसके अलावा अगर आपको तभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करें, तो आप अपने फ्रेंड से ले लो, अगर उसने बनाया तो उसको बस इंस्पिरेशन ले लो कि हाँ इसने ऐसा करके बनाया, मैं थोड़ा सा ऐसा करके अपने हिसाब से बनाओ। मतलब अपने जितना अपने हिसाब से बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी टीचर की बुक से, किसी टीचर की बुक की रेफरेंस ले लो, नोटबुक ले लो। इवन आईसीआईसी साइट पर चार्ट बुक है अवेलेबल, आप देखोगे रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन करके हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने वहां पे प्रोवाइड किया। अगर आप खुद से नहीं बनाना चाह रहे तो आप वो वाला वो प्रिंट करा के उसमें अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें कुछ कमी है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा रटना, मतलब रटना नहीं है, जो आईसीए जो मांगता है ना वर्ड्स कि ये टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए, तो वो मेंशन कर दो तो मार्क्स मिल जाते हैं। एक था कि क्वेश्चन जो स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी जो होती है, जो पढ़ते वक्त जो हम सबके साथ होती है, तो उसको कैसे कैसे ओवरकम करते थे आप? की क्या एक बैक ऑफ द माइंड में एक मोटिवेटिंग फैक्टर था जिससे आपको लगता था कि यार मेरे को सीए ही करनी है या फिर मुझे करनी है? मोटिवेटिंग फैक्टर तो मेरे दिमाग में ये होता था कि सीए तो है भैया, देखो अब सीए कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि हर कोई कर ले। तो सीए है, आप इतना डिफिकल्ट कोर्स कर रहे हो तो आपको चैलेंजेस तो आएंगे ही। आप 90% लोगों से अलग ऑलरेडी हो कि आप इतना ऐसा कोई कोर्स कर रहे हो, तो वो मोटिवेशन खुद से आ जाती थी कि हाँ ये तो होनी, सारी चीजें बहुत नॉर्मल है। क्योंकि आपने खुद ही इस चीज को चूज करा है, किसी ने बोला नहीं कि आप ये करो। आपने खुद चैलेंज लिया, आपने खुद इतने डिफिकल्ट कोर्स के लिए एनरोल करा है। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर आता था कि चल अभी तो तैयारी कर ले, अभी तो पढ़ाई कर ले, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं सब आने दे। लेकिन आगे जाकर तेरा फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है, तो वहां से मोटिवेशन आती थी। दूसरी चीज ये भी होता है, आप स्ट्रेस लेकर ना जो आपको चीज आ रही होती है ना वो भी नहीं कर पाते थे। मतलब आपने स्ट्रेस लेके देख लिया ना, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, जो आप पढ़ सकते थे वो भी नहीं पढ़ता है, पूरे दिन ऐसे खाली में निकाल दिया स्ट्रेस लेने के। तो एक बार ट्राई करके देखो बिना स्ट्रेस के कैसे पढ़ाई होती है। मतलब आप रिजल्ट का सोचोगे तो फिर आपके अंदर एंजाइटी आ सकती है कि वो रिजल्ट मुझे वही चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा तो ये नहीं हो पा रहा। मतलब ऐसी चीजें मत लाओ, आप एंड रिजल्ट के बारे में सोचो। आप अभी सोचो कि आप अभी अपना क्या बेस्ट दे सकते हो। आप धीरे धीरे करके अपने गोल्स, छोटे छोटे गोल्स रखो। छोटे छोटे गोल्स जैसे जैसे अचीव होना शुरू होंगे ना, फिर आप बिगर गोल्स भी अचीव कर पाएंगे। छोटे छोटे गोल्स रखा करो, एक अचीव हो गया, दूसरा अचीव हो गया, ऐसे करके आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। मॉक टेस्ट पेपर्स हो, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर से क्या होता है ना, आपको पैटर्न पता चलता है एग्जाम का, साथ में ना आपका एग्जाम का डर भी निकलता है। क्योंकि अगर आप पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हो, पहली बार उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके अंदर एंजाइटी स्ट्रेस आना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। तो आपको पहले से मॉक टेस्ट पेपर देने पड़ते हैं। तो मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू आपसे तैयारी हो जाती है कि हाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ ऐसे ही परफॉर्म करना है, इससे बेटर परफॉर्म करना है आपको। अब अपने जो भी जो अभी आपकी कमी है वो पता चलती है, तो उन सबको आप हटाना शुरू कर देते हो थ्रू मॉक टेस्ट पेपर। तो ये चीज होती है। आई थिंक हाँ यही है। बाकी यही है कि अपना एंड गोल अपने माइंड में रखो कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो डेफिनेटली जर्नी मेरी मुश्किल होने वाली है, बट इसको ये नहीं कि मैं गिव अप कर दूँ। तो वहीं से आपको मोटिवेशन आनी चाहिए कि आपने ये जर्नी खुद ही चूज करी है और उसको कैसे करके खत्म करना है वो आपके ऊपर ही है। रखो। और एम एस धोनी
जी ने भी एक बात करी थी कि मतलब उनसे किसी ने पूछा था कि आप इतने कूल कैसे रहते हो, मतलब आप इतने नर्वस नहीं रहते, तो उसका क्या रीज़न है। तो उन्होंने कहा था जस्ट डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, अपने काम पर ध्यान दो और जो आप कर रहे हो बस उसमें अपना 100% दो, बाकी आप रिजल्ट्स की चिंता मत करो। बाकी अब थोड़ा सीए से हटके कुछ चीज़ें आपसे पूछते हैं कि जो आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो उसका आइडिया क्या था, मतलब आपने क्या सोचा कि यार चल मैं यूट्यूब चैनल पे मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ और मैं वीडियोस बनाती हूँ। मतलब मैं बचपन से थोड़ी ऐसे ऐसे रही हूँ कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे एकेडमिक में भी अच्छा परफॉर्म करना है, उसके साथ साथ जो बाकी एक्टिविटीज होती है ना उसमें भी मुझे अच्छे परफॉर्म करना है। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि ब्लेंड होती है, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करते जा रही है, जॉब लग गई, बस जॉब में आना जाना, बस वही कॉर्पोरेट लाइफ बीत रही है। मेरा कभी ऐसा था नहीं कि मुझे ऐसी लाइफ बितानी है। मुझे हमेशा था कुछ ना कुछ मुझे डिफरेंट करना है जिससे मैं अपने पर्सनल लेवल पर सेटिस्फाई हो पाऊँ। तो मतलब सीए के एग्जाम देने के दौरान भी मुझे काफी सारी ऐसी चीजें मेरे दिमाग में आई जो कि आई डोंट नो मैं शेयर करूंगी बाद में या नहीं। तो मुझे बट वो फिजिबल नहीं लगी कि मैं वो उसको कर पाऊंगी आगे जाकर। तो उसके बाद जब मैंने अपना एग्जाम दिया था मैंने सोचा कि लॉकडाउन, पहली बार तो लॉकडाउन बहुत बड़ा फैक्टर रहा इसमें कि लॉकडाउन लग गया। अदरवाइज अगर लॉकडाउन नहीं लगता ना तो मैं अपना यूट्यूब चैनल नहीं स्टार्ट कर पाती, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद फिर मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं वीकडेज पर भी वही सेम एक ही रूम में बैठकर काम कर रही हूँ और वीकेंड्स भी मेरे ऐसे ही जा रहे हैं, क्या कर रही हूँ ऐसा, तो सीरीज देख ली, वेब सीरीज देख ली या टीवी देख ली, यही सब हो रहा था। मुझे बहुत बोरिंग लगने लगे थे अपने वीकेंड्स ना। तो मैंने सोचा अब ना मैं अपना कुछ नया अच्छी चीज कुछ ऐसे स्टार्ट करती हूँ जहाँ से मुझे अच्छा लगना शुरू हो कि हाँ ये मेरे पर्सनल लेवल पर भी ग्रोथ हो रही है और लोग भी मुझे जान रहे हैं, रिकॉग्निशन मुझे मिल रही है। तो यहाँ से मुझे आइडिया आया कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है। बट यूट्यूब स्टार्ट मैंने किसी और पर्पज के लिए किया था। मैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी उस टाइम पे। बट जैसे जैसे बच्चों ने ज्वाइन करना शुरू करा चैनल, उनके कमेंट्स ऐसे आने लगे कि आप दी इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ, तो धीरे धीरे करके फिर मैं सीए की तरफ लेके फिर चली गई। सीए फिर बट मुझे सीए में ऐसा नहीं शिफ्ट हो लगा। गया। हाँ, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कंप्लीटली सीए पे आ जाऊँ। मुझे ऐसा लगा चलो बीच बीच में एक दो वीडियो डाल दूंगी उनके लिए, लेकिन मैं अपने लिए भी थोड़ा डिफरेंट रखना चाहूंगी। बट फिर मुझे उसमें मजा आने लगा कि हाँ चलो बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ, मैं खुद से भी उस चीज के ऊपर उस टॉपिक पे रिसर्च करती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो लेके आती हूँ, तो मुझे खुद में मजा आने लगा। और अब आके ऐसा है कि काफी सारे वीडियो बच्चे लाइक करते हैं, तो इस तरीके से मैं यूट्यूब में आई। एंड यूट्यूब में आने के बाद ये नहीं होता है कि सिर्फ आप वीडियोस बना रहे हो, बच्चे देख रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, बट इसके साथ साथ ना आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आती है। लाइक जो स्टॉक्स वाला अगर मैं बताऊँ तो मेरे यूट्यूब से ही मुझे मिला है, क्योंकि लोगों ने मुझे जाना, उन्होंने रिकमेंड किया मेरा चैनल जो स्टॉक्स की टीम को, देन उन्होंने मुझे बुलाया, इनवाइट किया अपने पेज पर। एन अकेडमी वाला भी मेरा ऐसे ही हुआ कि जैसे जैसे आपकी रीच बढ़ती जाती है तो लोग आपको पहचानने लग जाते हैं, फिर आपके अलग अलग जगह पर लोग आपकी बातें करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इस चीज से। तो ये सारी चीजें मेरी यूट्यूब की वजह से ही हुई है। अगर मैं सिर्फ अभी जॉब कर रही होती, कॉर्पोरेट लाइफ जी रही होती कि बस काम काम काम, थोड़ा घूमना फिरना हो गया वीकेंड्स वगैरह पे, तो आई थिंक मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। तो अभी जो भी है मेरा बहुत अच्छा चल रहा है यूट्यूब वगैरह, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको करने को मिलती हैं इसके साथ साथ। अभी तक तो मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। आपका जो चैनल है या फिर जो आपकी सीए जो आप जॉब करते हो उसके आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब आपको क्या देखते हो कि यहाँ मतलब ये करना है या फिर चैनल को मतलब यहाँ तक लेके जाना है या फिर ये करना है, तो वो चीज़ क्या प्लान्स है आपके। चैनल को लेके तो बहुत बड़े प्लान हैं कि हाँ मुझे चैनल को डेफिनेटली बहुत आगे तक लेकर जाना है। उसमें ग्रो करना है मुझे उसमें डेफिनेटली, क्योंकि यूट्यूब चैनल का जब आप सोचते हो कंटेंट वगैरह सोचते हो, क्रिएट करते हो, R&D वगैरह करते हो, तो उसमें आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो चैनल को लेकर जाना है आगे तक। जॉब भी अभी तो कंटिन्यू करनी है मुझे कुछ टाइम तक एटलीस्ट। उसके बाद कुछ खुद का कुछ बनाना है, कुछ जिसमें मुझे भी इंटरेस्ट आए करने में। और उसके अलावा आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक डू समथिंग फॉर द नीडी पीपल। मतलब मेरा है हमेशा से कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, तो वो भी डेफिनेटली आगे जाकर होगा। मतलब जितना मेरी हैसियत होगी, जितना मैं कमा पाऊंगी, जिस हिसाब से मैं दे पाऊंगी, उतना तो मुझे डेफिनेटली करना है। तो ये इस स्पेस में मुझे अभी और भी ग्रो होना है। आपने अभी सेकंड एक्चुअली चैनल मेरा भी क्या है खोला ना। है असफरनामा, तो हाँ, उस यस। आप उसका मतलब आप उस पे ब्लॉग्स डालोगे बेसिकली। हाँ, मतलब जब मुझे कंटेंट मिल गया ब्लॉग का तो ब्लॉग डाल दूंगी। अदरवाइज अभी तो थोड़े टाइम से अभी नहीं कर पा रही, क्योंकि जॉब के साथ ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। पहले वो तो एक चैनल ही बहुत मुश्किल है, तो दो तो मतलब भूल ही जाओ। तो अभी हाँ फिर आएंगे ब्लॉग्स वगैरह भी, है काफी सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में। तो हाँ ये सब तो है ही, यूट्यूब वगैरह। मैंने ये जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ ये मैंने मोहित भैया से भी पूछा था लास्ट टाइम। तो ऐसा कोई सीक्रेट जो कि आपने किसी के साथ शेयर ना करा वो आप इस वीडियो में रिवील कर रहे हो, कोई कोई मतलब छोटा सीक्रेट कोई भी। सीक्रेट तो है, बट मतलब मैंने ऐसे जनरल पब्लिक में शेयर नहीं करा, बट वैसे मेरे बहुत क्लोज लोगों को पता है, बहुत लाइक बहुत ही ज्यादा क्लोज। वो सीक्रेट ये है कि मैं थिएटर, आई जॉइन द थिएटर। मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट था उन चीजों में।
मैंने अच्छा। कुछ 1-2 ऑडिशन भी दिए थे बट वो वर्क नहीं करा क्योंकि वो मेरे सीए फाइनल के एग्जाम से क्लैश हो जाते थे, तो वो वर्क नहीं कर पाया। एंड मुझे थिएटर भी ज्वाइन करना था, जिसके मैंने 1-2 दिन गई थी। एक्चुअली मैंने पूरा एक्सपीरियंस लिया था कि कैसा वो होता है, मुझे अच्छा लगा था वो सब। बट इंडियन फैमिलीज डोंट इनकरेज ना वो चीजें, तो इसलिए थोड़ा छूट गया मेरा वो। तो अभी आई थिंक वो सारी कसर मेरी यूट्यूब से हो जाती है, निकल जाती है, यूट्यूब रील्स बना के निकल जाती है, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स बना के वो कसर मैं पूरी कर देती हूँ। तो अभी मैं खुश हूँ, मतलब जो भी है, जो मैं चाहती थी वो मैं कर पा रही हूँ, एटलीस्ट किसी भी तरीके से एटलीस्ट वो हो पा रहा है। तो यही मेरा सीक्रेट है। मतलब एक टाइम ऐसा ये था दैट आई वांटेड टू गो इनटू दैट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट वैसा नहीं कि कुछ गलत काम करनी है, अच्छा काम करके। हाँ, वैसा आप बोल सकते हो। तो ये क्लिप मैं पहले चलाऊंगा वीडियो में हाइलाइट्स में। चलो चलो। तो लास्ट टिप आप जाते जाते जो जिनका भी नंबर में एग्जाम है उनके लिए कोई टिप्स वगैरह कोई देना चाहते हो तो आप? एग्जाम में पहली बात तो लग जाओ, क्योंकि फाउंडेशन के एग्जाम अब टफ आने शुरू हो चुके हैं। डेफिनेटली आपने देखा होगा पैटर्न की आईसीआई थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एंट्री लेवल को, तो आपको मेहनत तो करनी है। तो अभी से लग जाओ अपनी तैयारी में, जो भी पढ़ो ट्राई करा करो कि डाउट्स पूछा करो। अगर आपको डाउट्स आते हैं ना, तो अपने टीचर्स से या फिर इवन सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं से अपने डाउट क्लियर करते रहा करो। कोई भी डाउट अगर आपने कैरी फॉरवर्ड करा ना, फिर आगे जाके आपके दिमाग में अटक जाएगा, फिर आप दूसरी चीजों को फोकस नहीं कर पाओगे। तो जो भी करो चीजें स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको फॉलो करो, और छोटे छोटे गोल्स बनाओ। खुद से हमेशा पॉजिटिव चीजें बोलो, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो, और खुद पर हमेशा पूरी तरीके से आपको अपने हार्डवर्क पर फेथ होना चाहिए। आई थिंक अगर आप खुद पर फेथ दिखाते हैं, भरोसा दिखाते हैं, देन फिर आपके लिए वो चीजें आसान हो जाती हैं जो आप पाना चाहते हैं, जो चीजें हासिल करना चाहते हैं। खुद पर हमेशा आपको फेथ रखना चाहिए, अपने हार्डवर्क पर। जितना भी मेहनत करी, कभी मत बोलो कि मैंने नहीं करा या फिर इतनी कमी रहती। हमेशा बोलो कि हाँ, मैंने अच्छा करा है, जितना मैं कर सकती हूँ मैंने करा है, उस पर पूरा फेथ दिखाओ। एंड देन डेफिनेटली वो हार्डवर्क आपको बहुत ज्यादा आगे लाइफ में सक्सेसफुल बनाते हैं, जो कि मैंने चीजें अपने खुद से पर्सनली मैंने देखी है। दैट इज आई एम टेलिंग यू, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क एंड योरसेल्फ एज वेल। बिलीव इन योरसेल्फ। चाहे सोसाइटी में कोई आप पे बिलीव करे नहीं करे, आपके पेरेंट्स, आपके इवन भाई बहन, कोई बिलीव करे ना करे, कोई भी फ्रेंड नहीं है, सबको साइड कर दो। मतलब ऐसा नहीं कि उनको साइड करना मतलब बात नहीं करनी, बात करनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो ये चीज बोल रहे, दैट मीन्स उनके लिए ये चीज बहुत डिफिकल्ट है, तभी वो ये चीज बोल रहे हैं कि तू नहीं कर सकता। बट आपको पता है कि आप क्या हो, आपको पता है कि आपके लिमिट क्या है। तो आपको खुद को बिलीव कराते रहना है कि मुझे पता है कि मैं अचीव कर सकता हूँ और मैं करूंगी। तो वो करो अपने हार्डवर्क पे, अपने एक्शन से दूसरों को गलत प्रूव करो, बस यही चीज। मतलब खुद में बिलीफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर खुद में बिलीफ नहीं होगा तो सामने वाला भी ये सोचेगा कि ये नहीं होगा तेरे से। बट अगर तुम्हें पता है ना कि तुम जैसे जैसे कर लोगे तो तुम कर सकते हो। ये ज्वाइन करने के स्टार्टिंग में मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि ये तो बहुत लंबा कोर्स ले लिया तूने, कुछ और कोर्स नहीं कर सकती थी, इसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ, बहुत बहुत सारे सजेशंस दिए। बट मुझे पता था कि मैंने चीज चूज करी है, और ये चीज मेरी लाइफ में आई है। मैं क्योंकि मैं इसको पूरा करके ही निकलने वाली हूँ। मतलब मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, चाहे कितनी डिफिकल्ट क्यों ना हो, मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है। मतलब हर इंसान खुद को सबसे बेहतर जानता है। बाकी चाहे आपके पेरेंट्स भी क्यों ना, वो भी आपको इतने बेहतर तरीके से नहीं जानते जितना आप खुद को जानते हो। तो आपको पता होता है कि आप क्या कर सकते हो। तो दूसरों चाहे बिलीव करें नहीं करें, बट आपको अपने ऊपर पूरा बिलीव होना चाहिए बेसिकली। तो लोग कुछ भी बोले, रिश्तेदार वगैरह कोई कुछ भी बोले, बस आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और जो मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था उसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट किसके साथ देखना चाहोगे, तो सब मतलब सारे जो कह रहे थे कि अस्वर मैम, अस्वर मैम, अस्वर मैम। तो इसलिए कहता है ठीक है करेंगे इंटरव्यू। बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी आपकी। सो थैंक यू दी मेरे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच शुभम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके आज के इस सेशन में। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑल्सो, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई नो बहुत हेक्टिक हो जाता होगा आपके लिए भी पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज्यादा। यूट्यूब चैनल मैनेज करना। एंड आपका जो अभी तक आपने अचीव करा है, ये बहुत है। मतलब पढ़ाई के साथ जितना आपने अभी तक पहुंचे हो यूट्यूब पर ना, ये बहुत होता है। बस इसको कंटिन्यू रखना, और बस पढ़ाई भी करते थे, इसको भी कंटिन्यू करो। हम भी चाहते हैं कि मतलब आप आगे जाकर हम देखें कि हाँ सीए शुभम गुप्ता, और उसके बाद हम आपको एज ए स्टूडेंट आपकी वीडियोस देखें तो हम भी मोटिवेटेड फील करें कि हाँ इस बंदे ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर तय करा है। तो हम डेफिनेटली आपको बहुत सक्सेसफुल दिखना चाहेंगे इन फ्यूचर। थैंक यू दी, थैंक यू। सो आप कमेंट करना कि आप नेक्स्ट किसके साथ देखना चाहोगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most of